नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारी और आपकी दुनिया का आने वाला भविष्य तय करने वाला है। क्लाइमेट एक्शन इंडिया। देखिए, आमतौर पर जब क्लाइमेट चेंज का नाम आता है तो ध्यान कहाँ जाता है? पेड़ पौधे, मौसम, है ना? लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। असली खेल है एनर्जी कंट्रोल का। सीधी सी बात है, आज जो देश एनर्जी को कंट्रोल करेगा वही आने वाले कल पर राज करेगा। तो आइए देखते हैं कि इस सबसे बड़ी ग्लोबल दौड़ में इंडिया आखिर किस तरह अपने कदम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो सबसे पहला सवाल, क्या क्लाइमेट चेंज सिर्फ एनवायरनमेंट या पर्यावरण की समस्या है? हम सबने यही सुना है, राइट? लेकिन इस पुरानी धारणा को अब थोड़ा बदलने की जरूरत है। अगर हम इस मुद्दे को सिर्फ पर्यावरण के चश्मे से ही देखते रहेंगे तो हम इसके असली असर और इसकी गहराई को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि इसका सीधा जवाब है द अल्टीमेट जियोपॉलिटिकल वॉर। ये हमारे वक्त की सबसे बड़ी भू राजनीतिक जंग है। हर बड़ा देश अपनी आर्थिक सुरक्षा बचाने और दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए इस रेस में पूरी ताकत से भाग रहा है। एनर्जी कंट्रोल इज फ्यूचर कंट्रोल, यानी जो देश क्लीन एनर्जी बनाएगा और उसे बढ़ाएगा, आने वाले कल की पूरी ताकत उसी की मुट्ठी में होगी। तो आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं से गुजरेंगे। पहला, द न्यू जियोपॉलिटिकल रेस। दूसरा, इंडिया के मेगा क्लाइमेट गोल्स। तीसरा, हमारा क्लीन एनर्जी आर्सेनल। चौथा, क्लाइमेट जस्टिस का बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। और आखिर में अल्टीमेट रियलिटी टेस्ट। आइए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, द न्यू जियोपॉलिटिकल रेस। यहाँ नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल रही है। अब जरा इस पर ध्यान दीजिए। बाढ़, सूखा, फूड क्राइसिस, माइग्रेशन और आर्थिक अस्थिरता। क्लाइमेट चेंज से सिर्फ हवा या मौसम गर्म नहीं हो रहा है, बल्कि ये सीधे तौर पर किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी पर एक बड़ा अटैक है। ये सब एक चेन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे अगर भयंकर बाढ़ आई या सूखा पड़ा तो खाने की भारी कमी हो जाएगी, लोग मजबूर होकर पलायन करेंगे और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिलकर रह जाएगी। बस इसी सुरक्षा के खतरे को देखते हुए दुनिया भर के देश इस एनर्जी रेस में उतर आए हैं। लेकिन देखिए, पूरी तरह से विकसित देशों के मुकाबले इंडिया के सामने एक अनोखी और दोहरी चुनौती है। एक तरफ तो आर्थिक प्राथमिकता है, यानी इतनी बड़ी आबादी के लिए विकास चाहिए, नए रोजगार चाहिए और जो एनर्जी की डिमांड लगातार बढ़ रही है उसे पूरा करना है। और दूसरी तरफ पर्यावरण को बचाने की चुनौती है, क्लाइमेट, इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना और प्रदूषण को कम करना। ये बिल्कुल एक टाइट रोप वॉक या जबरदस्त बैलेंसिंग एक्ट की तरह है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मेगा क्लाइमेट गोल्स। ये वो हिस्सा है जहां COP26 की घोषणाओं ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। 500 गीगावाट्स। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इंडिया ने साल 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने का एक बेहद बड़ा लक्ष्य रखा है। इस टारगेट का स्केल ही अपने आप में ये दिखाता है कि देश इस एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर कितना सीरियस और एग्रेसिव है। और इसके तुरंत बाद आता है साल 2070 का टारगेट। ये इंडिया का सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म गोल है, एब्सोल्यूट नेट जीरो एमिशंस तक पहुंचने का। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि 2070 तक देश जितना कार्बन इमिट करेगा उतना ही पर्यावरण से वापस एब्जॉर्ब भी कर लेगा, यानी नेट इम्पैक्ट बिल्कुल जीरो। और इस सफर में इंडिया की फिलॉसफी बिल्कुल साफ रही है। ये कोट देखिए, क्लाइमेट एक्शन विल नॉट हैपन बाय स्टॉपिंग डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण बचाने के नाम पर देश का जरूरी विकास नहीं रोका जा सकता। ग्रीन प्रोग्रेस सच में तभी सक्सेसफुल और सस्टेनेबल होगी जब हमारी आर्थिक प्रगति भी उसके साथ साथ चलेगी। ये दोनों चीजें एक दूसरे की दुश्मन नहीं हैं, बल्कि इन्हें साथ मिलकर चलना होगा। तो अब बढ़ते हैं तीसरे भाग पर, द क्लीन एनर्जी आर्सेनल। आखिर इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी और हथियार क्या हैं? इस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला हथियार है द सोलार रेवोल्यूशन। सोचिए, कुछ वक्त पहले तक हम पूरी तरह से कोयले और इंपोर्ट किए गए महंगे तेल पर निर्भर थे, पर अब पूरा फोकस मैसिव सोलार पार्क्स और छतों पर लगने वाले रूफटॉप प्रोजेक्ट्स पर शिफ्ट हो गया है। सोलार पावर आज सिर्फ ग्रीन और क्लीन रहने का विचार नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले आर्थिक मार्केट्स में से एक बन चुका है।
ये एक मैसिव इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। अब जरा इस लिस्ट को देखिए। ईवी स्कूटर्स, इलेक्ट्रिक कार्स, उनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पुश है ना, ये एक तीर से दो शिकार कर रहा है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से बहुत प्रदूषण होता है, तो ईवी पर तेजी से काम करने का मकसद सिर्फ हवा को साफ करना ही नहीं है, बल्कि हम जो बाहर से तेल मंगवाते हैं और उस पे अरबों डॉलर खर्च करते हैं, कुछ अनुमानों के मुताबिक सालाना $100 बिलियन से भी ज्यादा, उस पर अपनी निर्भरता को ड्रास्टिकली कम करना है। आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये पूरा गेम चेंजर है। और हमारा तीसरा बड़ा हथियार है ग्रीन हाइड्रोजन। ये बिल्कुल एक फ्यूचरिस्टिक क्लीन फ्यूल है। आने वाले वक्त में ये ऑयल और गैस की डिपेंडेंस को पूरी तरह रिप्लेस कर सकता है। इस सेक्टर में जो आज भारी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, उनका लक्ष्य बहुत क्लियर है। इंडिया आने वाले समय में सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा न करे, बल्कि फ्यूचर क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सप्लायर और एक्सपोर्टर बनकर दुनिया के सामने उभरे। आइए अब आते हैं इस चर्चा के चौथे और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, द क्लाइमेट जस्टिस आर्ग्यूमेंट, डिप्लोमेसी इन एक्शन। यहाँ ना एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है, हु बेयर्स द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ग्लोबल पोल्यूशन? दुनिया भर में पिछले कई दशकों से जो प्रदूषण फैला है, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आखिर है किसकी? ये सवाल बहुत गहरा है और दुनिया की किसी भी क्लाइमेट नेगोशिएशन के बिल्कुल सेंटर में यही चर्चा बैठी होती है। अगर हम इस क्लाइमेट जस्टिस को न्यूट्रल होकर देखें तो इसके दो पहलू हैं। एक तरफ हैं डेवलप्ड कंट्रीज यानी विकसित देश, उन्होंने दशकों तक लगातार इंडस्ट्रियल एमिशंस किए और उस बुनियाद पर आज अपनी बेशुमार दौलत खड़ी की है। और दूसरी तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज, जिन पर अब यह जोर डाला जा रहा है कि इस ग्लोबल क्राइसिस को ठीक करने के लिए वो अब अपनी ग्रोथ को धीमा कर दें या पूरी तरह रोक दें। बस यही वो जगह है जहां बराबरी की जिम्मेवारी वाली इस बात को ग्लोबल स्टेज पर इतनी कड़ी चुनौती दी जाती है। तो अब आते हैं अपने पांचवें और आखिरी भाग पर, द अल्टीमेट रियलिटी टेस्ट, यानी हमारे एम्बिशंस के मुकाबले जमीनी हकीकत आखिर क्या है। देखिए, जमीनी हकीकत सच में काफी कठोर है। देश की ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी कोयले पर निर्भर है। हमारे शहरों में प्रदूषण अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है और जैसे जैसे विकास तेजी पकड़ रहा है, वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड में भी लगातार भारी इजाफा हो रहा है। तो ये फैक्ट्स हमें बहुत साफ बताते हैं कि 2070 तक एब्सोल्यूट नेट जीरो का जो रास्ता है वो आसान बिल्कुल नहीं है। उसमें इमीडिएट और बहुत मैसिव लॉजिस्टिकल और एनवायरमेंटल हर्डल्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ा शिफ्ट जो हो रहा है वो ये है, 20th सेंचुरी में दुनिया पर किसका दबदबा होगा ये ऑयल तय करता था, लेकिन 21st सेंचुरी में ये ताकत की नई परिभाषा बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब इसे तय करेगी रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट लीडरशिप। जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप सच में पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इस क्लाइमेट एक्शन को सिर्फ एक बोझ या मजबूरी की तरह नहीं देखा जा रहा, इसको एक मॉन्यूमेंटल सिविलाइजेशन लेवल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां देश अपने सबसे जरूरी नेशनल डेवलपमेंट की कुर्बानी दिए बिना क्लीन एनर्जी की मदद से प्रगति के बिल्कुल नए मायने तय कर सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। तो इस विश्लेषण को हम एक आखिरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। हु विल लीड द फ्यूचर एंड कैन इंडिया बिकम अ ट्रू क्लाइमेट सुपर पावर? क्या इन भारी जमीनी चुनौतियों को पार करके इन नए ग्लोबल पावर डायनामिक्स को लीड किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिए। इस विश्लेषण में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस जटिल और जरूरी मुद्दे को बेहतर तरीके से समझने में आपको मदद मिली होगी।